जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बीडीएल सप्लाई करेगी भारतीय सेना के T-90 टैंक्स के लिए एक एडवांस एंटी टैंक वेपन। दिल्ली कार ब्लास्ट में कुछ और नए खुलासे। गुजरात ATS ने पकड़े 2 और सस्पेक्ट्स। न्यूमा एयरबेस का औपचारिक रूप से हुआ उद्घाटन। और पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान और भारत दोनों के साथ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार। आज 13 नवंबर को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी वैल्यू है 2095.70 करोड़ रुपीस। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BDL भारतीय सेना के T-90 मेन बैटल टैंक्स के लिए इनवार एंटी टैंक मिसाइल्स सप्लाई करेगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इनवार एक सोफिस्टिकेटेड लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है जो कि वेरी हाई हिट प्रोबेबिलिटी के साथ आती है और मैकेनाइज ऑपरेशंस में एडवर्सरी के खिलाफ ये एक बेहतरीन ऑपरेशनल एडवांटेज ऑफर करती है। इस मिसाइल सिस्टम को टैंडम वॉरहेड से इक्विप किया गया है। ये स्टेशनरी टारगेट के साथ साथ 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे मूविंग टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 5000 मीटर्स तक है और ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के पीछे के 700 mm तक के आर्मर को भी पेनिट्रेट करने में सक्षम है। बाकी इस तरह का जो मिसाइल सिस्टम है वो ऑलरेडी भारतीय सेना द्वारा पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है और अब इसकी कम से कम 500 और यूनिट्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के टॉप कमांडर की तरफ से बताया गया है कि जो हाल ही में ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट की गई थी तो इस दौरान भारत की फोर्सेस ने जॉइंटनेस और इंटरऑपरेबिलिटी के नए बेंचमार्क्स को सेट किया है और इस एक्सरसाइज के माध्यम से भारत की फोर्सेस और भी ताकतवर के रूप में निकल के सामने आई है। और बाकी अब ये जो एक्सरसाइज है ये अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रही है जो कि एम्फीबियन एक्सरसाइज MFEX 2025 के साथ पूरी की जाएगी। और जो MFEX 2025 एक्सरसाइज है तो ये माधवपुर बीच में कंडक्ट की जा रही है। और वहीं सदर्न कमांड के GOC-in-C ने इन्हीं सभी एक्सरसाइज के बीच मीडिया के साथ इंटरेक्शन में बताया कि भारत के फोर्सेस भविष्य के सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस दौरान जो भारत की नई फॉर्मेशंस जैसे कि रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियंस, असनी प्लाटून, इन सभी को भी वैलिडेट किया गया है। तो इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की जो एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन होती थी तो वही डॉक्ट्रिन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में। बाकी त्रिशूल एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर ही मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की समीक्षा के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के 3 कमांडर इन चीफ भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर भी पहुंचे हैं, जिनमें सदर्न कमांड के GOC-in-C लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ, वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर तो ये शामिल हैं, जिन्होंने INS विक्रांत से कैरियर बाउंड फ्लाइंग ऑपरेशंस के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को विटनेस किया है। और पिछले 2 सप्ताह के अंदर थार डेजर्ट से लेकर कच्छ रीजन तक जो इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज ने इस त्रिशूल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के फ्रेमवर्क के अंडर जो अलग अलग सीरीज की सब एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी तो उसे तीनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया गया है। और भारत की जो नई जय डॉक्ट्रिन है, जय यानी कि JAI, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, तो ये त्रिशूल एक्सरसाइज इसी डॉक्ट्रिन के लिए भारत की फोर्सेस की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। दिल्ली कार ब्लास्ट वाले मामले पर कुछ और नए अपडेट्स निकल के सामने आए हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला यह कि ब्लास्ट साइट से जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे तो उनकी DNA टेस्ट से कंफर्म हो चुका है कि जो कार एक्सप्लोड हुई थी तो उसको ड्राइव करने वाला डॉक्टर उमर नाबी ही था। इसके अलावा जैसे कि खुलासा किया गया था कि भारत की एजेंसीज द्वारा पूरा मॉड्यूल बस्ट किए जाने के बाद जल्दबाजी में एक्सीडेंटली एक्सप्लोजन हुआ था, जबकि एक्चुअल में उनकी योजना मल्टीपल लोकेशंस पर कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमलों को अंजाम देने की थी, बिल्कुल 26 से 11 की तरह। तो अब इसी मामले पर आगे का खुलासा ये हुआ है कि इन्हीं कोऑर्डिनेटेड अटैक्स को अंजाम देने के लिए करीब 32 व्हीकल्स को तैयार किया जा रहा था जो कि एक्सप्लोजिव से पूरी तरह से पैक होते। और मीडिया रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले से बताया गया कि जो सस्पेक्ट्स हैं तो उन्होंने ऑलरेडी I-20 और इको स्पोर्ट को प्लान्ड एक्सप्लोजन में इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा PTI की रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से कनेक्टेड जितने भी डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए तो उन्होंने इस डेडली ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की खरीद के लिए करीब 26 लाख रुपए से अधिक का फंड रेज किया था। और जो 4 मेन सस्पेक्ट्स हैं डॉक्टर मुजामिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर नाबी, तो ये सभी इसी फंड रेजिंग में शामिल थे। और इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि जो फंड रेज किया गया था तो वो एक और भी बड़ी आतंकी साजिश से जुड़ा हुआ है और इसी पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के टाउन के सप्लायर से 26 कुंटल तक के NPK फर्टिलाइजर भी खरीदे थे। वहीं इसके अलावा द प्रिंट की तरफ से इस मामले पर जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद में जो इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया था तो वो अपने ऑपरेशंस के फेज 2 में था, जिसमें वो बॉम्ब्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे। और इसका अगला फेज होने वाला था उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बॉम्ब्स को असेंबल करना,
जिसमें वो अन्य मटेरियल्स के साथ 3000 किलोग्राम तक के अमोनियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करने वाले थे और उसके बाद उसे बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता और उन्हें वो हैंडओवर होता जिन्हें एक्चुअल में बॉम्बिंग के लिए चुना गया था। और अपने ऑपरेशन के फाइनल फेज में जो ये मॉड्यूल है ये राजधानी में मल्टीपल लोकेशंस पर सीरियल ब्लास्ट करते। हालांकि इसी रिपोर्ट में भी बताया गया कि फिलहाल अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि वो सटीक स्थान कौन से थे जहाँ पे एक्चुअल में ये ब्लास्ट होने वाले थे। और संभावित रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पकड़े गए तो उनके एक्चुअल मास्टरमाइंड्स ने उनके साथ शायद फाइनल टारगेट्स की डिटेल शेयर नहीं करी थी, क्योंकि फाइनल फेज तक पहुंचने के लिए वो ऑपरेशन अभी भी बचा हुआ था। और द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इंटेरोगेशन में इस बात का खुलासा जरूर हुआ है कि जो उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो अगस्त के महीने की थी, लेकिन रॉ मटेरियल की सोर्सिंग में कुछ दिक्कत आने की वजह से उन्होंने अपनी इस योजना को डिले किया और फिर जिसके बाद ये टाइमलाइन दिसंबर के लिए शिफ्ट की गई थी। और साथ में इस बात का भी खुलासा किया गया कि इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट करने का जो ऑपरेशन है ये तब से शुरू हुआ जब 19 अक्टूबर को नौगांव में अलग अलग लोकेशन से जैश के कुछ आपत्तिजनक पोस्टर्स रिकवर किए गए थे और फिर वहीं से एजेंसीज को शक हुआ, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई और ऐसे करते करते 10 नवंबर तक फरीदाबाद में इस बड़े मॉड्यूल को बस्ट करके भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स रिकवर किए गए। बाकी एक तरफ जहां भारत की एजेंसीज इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से भी आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से डिसमेंटल करने का जो ऑपरेशन है उसको और भी इंटेंस कर दिया गया है, जिसके तहत आतंकी एसोसिएट से जुड़े हुए करीब 500 लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट की गई थी और ये मल्टीपल रेड्स क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर की गई थी, जिसमें विशेष रूप से उन एलिमेंट्स को पकड़ा जा रहा है जो कि सुअरों के संगठन जमात-ए-इस्लामी यानी कि JAI से जुड़े हुए हैं और जो अलग अलग फ्रंट्स के अंडर इसी सुअरों के संगठनों के एलिमेंट्स को रिवाइव करने की एक्टिविटीज़ में शामिल है। बाकी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सेंटर में है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बॉडी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। बाकी गृह मंत्री की तरफ से भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इससे दुनिया को एक संदेश भी जाएगा। और बाकी कल इस ब्लास्ट को लेकर जो CCS की मीटिंग हुई थी तो उसको लेकर कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है और चूंकि CCS की ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसे एक टेरर इंसिडेंट की तरह मेंशन किया गया है तो अब इससे ये पूरी तरह से और ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये पूरी तरह से एक आतंकी घटना थी। और अपने इस रेजोल्यूशन में कैबिनेट ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाली प्रतिबद्धता को दोहराया है और साथ में इस बात के निर्देश जारी किए गए कि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे प्राथमिकता के साथ और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ पूरी की जाए और जो भी इसके दोषी हैं, जो भी इसके कोलैबोरेटर्स हैं, जो भी स्पॉन्सर्स हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करके बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। और इस पूरी सिचुएशन को गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल द्वारा क्लोजली मॉनिटर किया जाना लगातार जारी रहेगा। और बाकी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स लोडिंग। भारत में आतंकी गतिविधियों को लेकर जो इंटेंस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसके ही एक कनेक्शन में गुजरात ATS ने 2 और युवाओं को गिरफ्तार किया है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि पहले एक साथ मदरसा में पढ़ाई करते थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है तो उनमें से एक का नाम है आज़ाद सुलेमान शेख और दूसरा है मोहम्मद सुहेल खान। बाकी मदरसा के जो मौलाना हैं उन्होंने कन्फर्म किया है कि ये दोनों यहाँ पढ़ते थे, लेकिन इस गिरफ्तारी से बहुत पहले ही वो मदरसा छोड़ चुके थे। जो आज़ाद शेख है उसने 2018 से 2019 तक यहाँ पे पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर चाइनीज़ वायरस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मदरसा को छोड़ दिया था और वो वापस नहीं आए। और जो सुहेल है तो उसने हाफिज़ स्टडीज़ के लिए 3 महीना पहले ज्वाइन किया था और 5 नवंबर को छोड़ दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि उसके जो फादर है वो बीमार है और फिर वो भी तब से वापस नहीं आया। बाकी मदरसा के जो हेड हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो केवल रिलीजियस एजुकेशन ही देता है और किसी भी इलीगल या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी इन दोनों को गुजरात ATS ने 8 नवंबर को गिरफ्तार किया था और इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई और डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कि CCS की ऑफिशियल स्टेटमेंट से ये तो कंफर्म हो चुका है कि दिल्ली कार ब्लास्ट वाला मामला पूरी तरह से एक आतंकी घटना थी, ये कोई हादसा नहीं था। लेकिन फिर भी भारत के जो एडवर्सरीज हैं, जिनमें से कुछ बाहर हैं और कुछ देश के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो उनका पूरा प्रयास हो रहा है कि इसे एक हादसे की तरह दिखाने का, जिसके तहत वो सोशल मीडिया पर कुछ फेक न्यूज़ चला रहे हैं। और ऐसी एक फेक वीडियो चल रही है जिसे AI से बनाया गया है, जिसमें कुछ इस तरह से एडिट करके दिखाया गया कि DCP अर्पित जैन ये कहते हुए दिख रहे हैं कि लाल किले के पास कार विस्फोट एक हादसा है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि AI से एडिट की गई वीडियो है, इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं किया गया है, जबकि एक्चुअल में ये कहा गया कि जो विस्फोट था ये कायरतापूर्ण आतंकी हमला था जिसे देश विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया। बाकी गुरुग्राम में हाई अलर्ट मेंटेन किया गया है और सभी सिक्योरिटी प्रोग्राम को रिव्यू किया जा रहा है और उन्हें हर घंटे अपडेट भी किया जा रहा है। और मिनी सेक्रेटरीट में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी स्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि जो लद्दाख में स्थित भारतीय वायुसेना का न्योमा एयरबेस है वह फुली ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि फाइटर जेट से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन सभी की लैंडिंग, टेक ऑफ और एक छोटे लेवल पर मेंटेनेंस करने में भी सक्षम है। तो अब न्योमा की इसी अपडेटेड फैसिलिटी पर
भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ लैंड हुए हैं और इस अपडेटेड एयरबेस का उद्घाटन किया गया है। और BRO ने केवल 2 वर्षों के अंदर न्योमा को केवल एक एयर स्ट्रिप से अब एक फुल फ्लेज्ड एयरबेस में ट्रांसफॉर्म करा है। और पहले इस एयरबेस पर केवल मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट होते थे, लेकिन अब ये एयरबेस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर फाइटर जेट्स के फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि हाल ही में एक महत्वपूर्ण इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओपन सोर्स एनालिसिस और प्रिडिक्टिव एनालिसिस ने इंडियन आर्म फोर्सेस को बहुत ही बड़े तरीके से मदद करी थी और यही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के आगे के फेसेस और अन्य बैटल्स में भी काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और जबकि इंडियन आर्मी खुद कुछ टेक्नोलॉजी इंटर्न्स को भी हायर कर रही है। भारत और अफगानिस्तान दोनों से ही पैंट रिमूविंग सेरेमनी का एक्सपीरियंस लेने के बाद पाकिस्तान की हालत अभी भी नहीं सुधरी है और इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से एक फिर से भड़काने वाला बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो पाकिस्तान है तो वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत के साथ और वेस्टर्न फ्रंटियर पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट के साथ 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनका ये कहना था कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं और ईश्वर ने हमें पहले राउंड में मदद करी थी और वो दूसरे राउंड में मदद करेंगे। पर हमको ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो तैयार हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के सोल्जर्स तैयार हैं? क्योंकि आखिर में पैंट तो उतरने उन्हीं की है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो तो बंकर में छिप जाएगा, इनके रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री वो टिकट कटा कर निकल लेंगे कोई दूसरे देश, और फिर पीछे कौन रह जाएगा वो आपको पता ही है। बाकी एक और अपडेट देते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत ही जाना माना इंग्लिश न्यूज़पेपर है डाउन। तो अब यही न्यूज़पेपर एक अलग तरह की न्यूज़ बना हुआ है, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, लेकिन जिसने भी आर्टिकल लिखा था तो वो ChatGPT की लास्ट वाली लाइन हटाना भूल गया। हालांकि फिर डाउन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी करी, AI के इस्तेमाल के लिए माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि हमारी पॉलिसी का उल्लंघन है और इस मामले की वे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के इस इंग्लिश न्यूज़पेपर को इस तरह की माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब तुम्हारी गवर्नमेंट ही ChatGPT का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट जारी कर रही है तो तुम तो फिर भी इस तरह के आर्टिकल्स तो डाल ही सकते हो। बस हाँ, नीचे जो ChatGPT की लाइन्स होती है उसको हटा लिया करो, सही नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 2012 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही भूपेंद्र कलीराणा और सिपाही महेंद्र पाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2015 में सियाचिन ग्लेशियर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन डॉक्टर अश्विनी कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का मोटो क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।